ये क्वेश्चंस 1 to 20 हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन आर्कीटाइप? और हमारा आंसर है एन आइडियल और मॉडल आफ्टर विच अदर्स आर पैटर्न्ड। और अब हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आर्कीटाइप क्या है। आप दो टर्म्स याद रखो, मिथ एंड आर्कीटाइप। क्या होते हैं ये मिथ और आर्कीटाइप? मिथ कहानी है, आर्कीटाइप एक तरह का नमूना है, मॉडल है। होता ये है कि दुनिया भर में जितना भी लिटरेचर लिखा गया है, जो भी कुछ लिखा गया है, उसमें कुछ कॉमन आर्कीटाइप्स या नमूने, मॉडल नजर आते हैं। और वह मॉडल, सेम मॉडल, तरह तरह के मिथ्स या स्टोरीज में दिखाई पड़ते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं इस चीज का, मिथ एंड आर्कीटाइप का एक एग्जाम्पल दूं। हमें महाभारत में पता है कि पांडु और माद्री, तो पांडु ने एक एनिमल जोड़े को तीर मारा था, और वो हंस थे या हिरण थे, मैं भूल गई क्या है, और उनको मारा तो मरते मरते उन्होंने पांडु को श्राप दिया कि तुम अपने स्त्री के साथ संगम करोगे तो तुम भी मर जाओगे। तुम अपने स्त्री के साथ संगम करोगे तो तुम मर जाओगे। तो ये एक मिथ है, हमारे लिए मिथ है, क्योंकि हमारे महाभारत के एक स्टोरी में आ रहा है, तो वो महाभारत वाला स्टोरी मिथ है। पर इसमें आर्कीटाइप या नमूना ये है कि संगम करने वाले जोड़े को यदि डिस्टर्ब किया तो वो पाप है, क्योंकि संगम करने की क्रिया अगली पीढ़ी को जन्म देती है, तो उसे एक पवित्र क्रिया मानी गई है, और इसलिए अगर उनको डिस्टर्ब किया तो वो एक पाप है। ये आर्कीटाइप है। ये आर्कीटाइप के संगम करने वाली जो कपल है, इनको डिस्टर्ब नहीं करना, ये आर्कीटाइप है। अब ये हमारे यहां पांडु और माद्री के मिथ में उठकर आया है। अब हम वेस्ट की तरफ चलते हैं। आप सबने वेस्टलैंड तो पढ़ी रखा होगा। वेस्टलैंड में आपने टेरेसियस के बारे में पढ़ रखा होगा। और टेरेसियस ने क्या किया, एक सर्प के जोड़े को जो संगम कर रहे थे उनको डिस्टर्ब किया, तो उसे श्राप मिला और उसे औरत बना दिया गया। 7 साल बाद वो वापस एक सर्प के जोड़े को संगम करते हुए डिस्टर्ब करता है, तो उसको वापस आदमी बना दिया जाता है। तो मिथ टेरेसियस का हो सकता है ग्रीस में, मिथ पांडु माद्री का हो सकता है इंडिया में, पर आर्कीटाइप तो वही है, मॉडल, पैटर्न, नमूना तो वही है कि संगम करते हुए जोड़े को आप डिस्टर्ब करोगे तो कुछ ना कुछ तो सजा आपको मिलेगी। सही। एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसको और समझने के लिए। हम सबने महाभारत में जो शकुंतला दुष्यंत की स्टोरी आती है, उस चीज को हम सबने सुन रखा है, समझ रखा है। और उसमें शकुंतला और दुष्यंत की वो गंधर्व विवाह जो भी है वो हो जाता है इन दोनों का, और दुष्यंत शकुंतला को अपनी अंगूठी देता है, पहनती है वो,
और दुष्यंत वापस चला जाता है और शकुंतला दुष्यंत के ख्यालों में खोई हुई है और दुर्वासा नाम के उग्र ऋषि दरवाजे पे आ जाते हैं। कान्व ऋषि के आश्रम में दरवाजे पे दुर्वासा आ जाते हैं और शकुंतला स्वागत के लिए है ही नहीं और दुर्वासा गुस्से के तेज थे, इगोइस्टिक थे। तो वो शकुंतला को श्राप देते हैं कि जिसके ख्यालों में खोई हुई है वही तुझे भूल जाएगा, श्राप देता है। फिर ये सारी सहेलियां गिड़गिड़ाती हैं, सब कुछ होता है, सब माफी मांगती हैं। शकुंतला बहुत माफी मांगती है, रोती है और दुर्वासा से कहती है प्लीज ऐसे मत होने दो, ये आप अपना श्राप वापस ले लो। तब उसको दुर्वासा कहता है श्राप हो या वरदान, एक बार दे दिया जो दे दिया उसे वापस नहीं लिया जा सकता, उसको मॉडिफाई किया जा सकता है, थोड़ा सा उसमें चेंज ला सकते हैं। तो चलो मैं ये कर देता हूं कि तुम उसको उसकी दी हुई कोई चीज दिखा दो तो तुम उसे याद आ जाओगी। मतलब एक बारी को तो वो भूलेगा पर तुम याद आ जाओगी। तुम उसको कोई चीज दिखा दो जो उसने तुम्हें दिया है। तो ये शकुंतला और ये दुर्वासा वाले एपिसोड को हम मिथ कहेंगे। इसमें निकलने वाला नमूना ये है कि श्राप हो या वरदान, एक बार जो दे दिया वो तो दे दिया, उसे वापस नहीं लिया जा सकता। ये आर्कीटाइप है। अब हम टिरेसियस की कहानी पे वापस जाएं तो टिरेसियस से रिलेटेड एक कहानी है कि चंद्रमा की देवी एथीने नहा रही थी और टिरेसियस ने उसको नहाते हुए देख लिया। वो पवित्रता की देवी है, उसको इसने नहाते हुए देख लिया। तो एथीने ने टिरेसियस को श्राप दिया कि आज जो देखा आज के बाद तू कुछ नहीं देखेगा, यानी उसको अंधा कर दिया। टिरेसियस की मां एथीने की सहेली थी। वो दौड़ी दौड़ी एथीने के पास आती है और कहती है कि ये तूने क्या किया, तूने मेरे पुत्र को अंधा कर दिया, उसको उसकी आंखें वापस दे। और एथीने कहती है श्राप हो या वरदान, एक बार जो दे दिया सो दे दिया, उसे मैं वापस नहीं ले सकती, मैं उसे मॉडिफाई कर सकती हूं। ये दो आंखें तो मैंने कर दिया जो कर दिया, इसकी मैं तीसरी आंख खोल देती हूं तो इसको भूत भविष्य वर्तमान नजर आएगा। तो टिरेसियस की कहानी मिथ है। टिरेसियस और एथीने और ये कहानी मिथ है, पर आर्कीटाइप वही है कि श्राप हो या वरदान, उसे वापस नहीं लिया जा सकता, उसे मॉडिफाई किया जा सकता है। आप लोग कोटा यूनिवर्सिटी के एमए फाइनल में टिथोनस की स्टोरी देखते हो, जिसमें टिथोनस ने ऑरोरा से कहा था कि मुझे अमर बना दे। वो वरदान दे देती है, उसको अमर बना देती है। फिर वो मौत मांगता है तो वो नहीं दे पाती, बहुत गिड़गिड़ाता है, रोता है, कहती है मैं नहीं दे सकती, मैं मॉडिफाई ही कर सकती हूं। तो उसको ग्रास हॉपर, राम जी का घोड़ा बना देती है। तो ये मिथ एंड आर्कीटाइप है। आप सब ने वेस्टलैंड तो पढ़ रखा होगा, तो उसमें इस तरह के कई सारे मिथ्स हैं। तो अब हम इसका थोड़ा सा मैटर समझ लें। आर्कीटाइपल लिटरेरी क्रिटिसिज्म, it is a theory that interprets a text focusing on recurring myths and archetypes। बार बार हम कभी ग्रीस की कहानी, कभी जर्मनी की कहानी, कहीं चाइना की कहानी, कहीं इंडिया की कहानी, कहानियां अलग अलग हैं, मिथ्स अलग अलग हैं, पर उनमें एक ही नमूना या आर्कीटाइप उठता हुआ नजर आता है। ये चीज इन 1934 मॉड बॉडकिन, राइटर का नाम है, पब्लिश्ड आर्कीटाइपल पैटर्न्स इन पोएट्री, आर्कीटाइपल क्रिटिसिज्म
peaked in popularity in the 1940s and 1950s. ये आर्किटाइपल पैटर्न्स ढूंढना, ये नमूने ढूंढना बड़ा पीक पे था 1940s और 1950s में. Archetypal criticism peaked in popularity in the 1940s and 1950s, largely due to the work of Canadian literary critic नॉर्थरॉप फ्राई. सबसे बड़ा नाम है ये आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म में, नॉर्थरॉप फ्राई. सर जेम्स जॉर्ज फ्रेजर, जिन्होंने द गोल्डन बाउ लिखी थी, वेस्टलैंड में उसका बहुत रेफरेंस आता है. द स्कॉटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट रोट द गोल्डन बाउ. इसमें भी मिथ्स बहुत हैं, आर्किटाइप्स बहुत हैं, और आप उन सबको वेस्टलैंड में देखते हो. फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1890 इन 2 वॉल्यूम्स. ये गोल्डन बाउ 2 वॉल्यूम्स में पहली बार छपी, फिर 3 वॉल्यूम्स में अगली बार छपी, फिर 12 वॉल्यूम्स में फाइनली छपी. इट वॉज द फर्स्ट influential text, Golden Bough, dealing with cultural mythologies. तो ऐसे पुराने पुराने कहानियों को लेकर जो लिखा गया. An archetype is a constantly, लगातार, कभी इस देश की कहानी में कभी वहां वही नमूना उठकर आता रहता है. recurring symbol or motif in literature, painting or mythology. Next, material feminism. फेमिनिज्म जेंडर से रिलेटेड है. जेंडर का मतलब पुरुष और नारी में जो भेदभाव होता है, तो फेमिनिज्म तो हमेशा जेंडर से रिलेटेड होगा. फेमिनिज्म हमेशा जेंडर से रिलेटेड होगा, क्योंकि नारी जात के साथ जो अन्याय होता है, भेदभाव होता है, उसको फेमिनिज्म स्टडी करेगा. मटेरियल फेमिनिज्म फिर क्या करेगा, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ेगा, क्लास को पढ़ता है. मटेरियल फेमिनिज्म स्टडीज इन इक्वालिटी, महिला पुरुष के साथ जो भेदभाव होता है, इन टर्म्स ऑफ बोथ क्लास एंड जेंडर. क्या है मटेरियल फेमिनिज्म? मटेरियल फेमिनिज्म हाईलाइट्स, उजागर करता है, कैपिटलिज्म एंड पेट्रियार्की. पेट्रियार्की पुरुष प्रधान समाज है जो नारी को नीचे रखता है, तो जेंडर. कैपिटलिज्म इकोनॉमिक, तो वो क्लास, क्योंकि मार्क्सिज्म में 2 क्लासेस हैं. द क्लास ऑफ हैव्स, जिनके पास सब कुछ है. द क्लास ऑफ हैव नॉट, मजदूर वर्ग, जिनके पास कुछ भी नहीं है, मालिक और मजदूर. तो क्लास एंड जेंडर दोनों को स्टडी करता है मटेरियल फेमिनिज्म. एज सेंट्रल, कैपिटलिज्म और पेट्रियार्की बीच में है, केंद्र में है, इन अंडरस्टैंडिंग विमेन्स ऑपरेशन, कि औरतों के साथ अन्याय क्यों होता है. अंडर मटेरियल फेमिनिज्म जेंडर इज सीन, जेंडर को देखा जाता है एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, ये सोसाइटी बनाती है, एंड सोसाइटी फोर्सेस जेंडर रोल्स. सेक्स के ऊपर बायोलॉजी, सेक्स मेल फीमेल, इसके ऊपर सोसाइटी थोपती है जेंडर रोल्स. नहीं, खाना यही बनाएगी, भाई बच्चे तो औरत ही पैदा करेगी, वो सेक्स की बात है. बायोलॉजी, खाना यही बनाएगी, घर की सफाई यही करेगी, ये सारी चीजें जेंडर्ड रोल्स है, दब के रहना पड़ेगा. एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, and society forces gender roles such as bearing children etc. on to
women. ये सारी जिम्मेदारी औरत की जिम्मेदारी बता दी जाती है. Third, who came up with the model of encoding and decoding? मेरे चैनल पे कल्चरल स्टडीज वीडियो नंबर 7 पार्ट 7 स्टुअर्ट हॉल के ऊपर है, उनकी रिसेप्शन थ्योरी के ऊपर है. और आप वो पूरा इंग्लिश में है, बट आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है. स्टुअर्ट हॉल का है एनकोडिंग एंड डिकोडिंग मॉडल. और आप थोड़ा सा यहां पर देख लो, एनकोडिंग डिकोडिंग स्टुअर्ट हॉल का है. कम्युनिकेशन मॉडल है ये. स्टुअर्ट हॉल ने कहा ऐसा नहीं होता कि पहले घटना होता है, फिर उसके बारे में लिखा जाता है या उसके बारे में टीवी सीरियल बनाया जाता है और फिर उससे पब्लिक अर्थ निकालती है. ये स्टेप बाय स्टेप नहीं चलता कि पहले कोई घटना हुई, पहले घटना होती है, फिर उसके बारे में रिप्रेजेंटेशन उसको जैसे भी दर्शाया जाता है और फिर तीसरा उसके बारे में अर्थ निकाला जाता है. ऐसा नहीं होता. उन्होंने कहा घटना जब चल रही होती है तब भी उसको देखने का, उस घटना को देखने का पहले से ही एक नजरिया होता है. मतलब हम ऑलरेडी एक प्रकार का चश्मा पहनकर उस घटना को देख रहे हैं, हम अपने नजरिए से उस घटना को देख रहे हैं. इसलिए इवेंट और रिप्रेजेंटेशन अलग अलग नहीं चलते, एक साथ चलते हैं. रिप्रेजेंटेशन घटना के साथ साथ चलता है क्योंकि हम अपने नजरिए से देख रहे हैं और इसलिए हम उसका प्रस्तुतिकरण भी अपने नजरिए से ही करेंगे. इसलिए हमने एनकोड कर दिया, पहले ही एक मीनिंग घुसा दिया. और वो जो डीकोड करेंगे, जो उसको पढ़ेंगे सुनेंगे, वो हमने जो एनकोड किया है उसी नजरिए से उसको रिसीव कर पाएंगे. Stuart Hall said that representation is embedded, अंदर शामिल है, in the event. He said it is not step 1 event, step 2 representation, step 3 meaning. He said that representation is embedded in the event, घटना में शामिल है, साइड बाय साइड विथ द इवेंट, इवेंट के साइड बाय साइड चलता है. द रिप्रेजेंटिंग इज गोइंग ऑन, हम जिस नजरिए से देख रहे हैं वो चलता जा रहा है. एंड द मेकिंग ऑफ मीनिंग विल फॉलो दिस, और अर्थ भी उसी तरीके से निकाला जाएगा. अगला, स्टुअर्ट हॉल फोर्थ was inspired by a text written by Antonio Gramsci. उस टेक्स्ट का नाम क्या था? प्रिजन डायरीज. फोर्थ ऑप्शन, द प्रिजन डायरीज. ये क्वेश्चन बस याद रखो. What does the term episteme signify? एपिस्टेमी का मतलब नॉलेज. वो फाउंडेशन लेवल, जैसे जमीन और जमीन से वो कोई चीज फूटती है, वैसे वह जमीन नॉलेज की, वो है आपकी एपिस्टेमी. 6. What is one main objective of the cultural studies curriculum? कल्चरल स्टडीज का मुख्य उद्देश्य क्या है? जिनकी आज तक प्रशंसा नहीं हुई, जैसे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लासेस के आर्ट, उनके चॉइसेस, उनके टेस्ट्स, उनको एप्रिसिएशन देना, उनको भी स्वीकृति मिले, गेन एप्रिसिएशन. Who is considered the father of post-colonial theory? एडवर्ड साइड ने लिखा है
ओरिएंटलिज्म, एक टेक्स्ट है उनका, ओरिएंटलिज्म, बहुत फेमस टेक्स्ट है। जब कभी आप पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज पढ़ेंगे तो उस समय उससे रिलेटेड मैटर आ जाएगा। तो एडवर्ड साइड का ओरिएंटलिज्म और एडवर्ड साइड फादर ऑफ पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी कहलाते हैं। Who is considered the father of modern African literature? तो चिनुआ एचेबे, ये है फादर ऑफ मॉडर्न अफ्रीकन लिटरेचर। नाइन्थ, who wrote a novel in response to Charlotte Bronte's Jane Eyre? द वाइल्ड सारगासो सी, जॉन राइस ने लिखा था, जॉन राइस ने ये लिखा है द वाइल्ड सारगासो सी। शार्लट ब्रॉन्टे के जेन एयर में एक कैरेक्टर है बर्था मेसन, जो बाद में शादी करने के बाद बर्था मेसन रोचेस्टर बन जाती है। उसके मदर के बारे में और इसके बारे में इंक्लूड करके द वाइल्ड सारगासो सी बाय जॉन राइस, ये एक टेक्स्ट है जो बाद में लिखी गई। लेक्सिस रेफर्स टू ऑल वर्ड फॉर्म्स, ये आपके लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड टर्म है, लिंग्विस्टिक्स जब भी पढ़ेंगे तब आएगा, जिस भी मंथ होगा वो। ऑल वर्ड फॉर्म्स मतलब सारे वर्ड्स लेक्सिस है, लेक्सिकॉन वोकैब्युलरी है। तो ऑल वर्ड फॉर्म्स हैविंग मीनिंग और ग्रामेटिकल फंक्शंस, ये सारे आपके लेक्सिस में आ जाते हैं। होमी भाभा's most significant concept is hybridity। होमी भाभा का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हाइब्रिडिटी, इसको थोड़ा सा देख लो। इन द हाइब्रिडिटी का मतलब, अब जैसे इंडिया में इंडियंस थे, अंग्रेज लोग आए तो हाइब्रिड हो गए। एक तो हम अपने आप को कैसे देखते हैं, हम इंडियंस हैं, हम अपने आप को कैसे देखते हैं, और एक दूसरे कल्चर के लोग हमारे यहां आए, वो बस गए, तो उन्होंने हमको कैसे देखा। तो हम दो तरह की आइडेंटिटी या पहचान को एक साथ चला रहे हैं। एक तो हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, हम अपने को कैसे देखते हैं, प्लस वो हमें कैसे देखते हैं, ये दोनों हम एक साथ चलाते हैं, ये है हाइब्रिडिटी। इन द थियोरेटिकल डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिडिटी, the key text is the location of culture 1994। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है होमी भाभा का, द लोकेशन ऑफ कल्चर। ये सब आप पोस्ट कॉलोनियलिज्म में पढ़ेंगे, जब भी पढ़ेंगे आप, बाय होमी भाभा। द प्रिंसिपल theorists of hybridity are होमी भाभा, स्टुअर्ट हॉल, गायत्री स्पिवाक, नेस्टर गार्शिया कैंक्लेनी एंड पॉल गिलरॉय। ये सारे आपके पोस्ट कॉलोनियल में इंपॉर्टेंट है। हाइब्रिडिटी इज अ डबलिंग, दोहरा, डिसेंबलिंग, जो पूरी तरह से सच ना हो, जो पूरी तरह से सच ना हो। हमारी सच्चाई हमें पता है, वो जैसे हमें देखते हैं वो हमारी सच्चाई नहीं है। इमेज ऑफ बीइंग इन एटलीस्ट टू प्लेसेस एट वंस, दो जगहों पर नहीं, स्थानों पर नहीं, हम तो एक ही स्थान पे रह सकते हैं, पर हम अपने आप को कैसे देखते हैं और वो हमें कैसे देखते हैं, ये टू प्लेसेस। इट इज इंपॉर्टेंट इन पोस्ट कॉलोनियल थियोरी। फिर पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म हैज बीन इंपॉर्टेंट टू थर्ड वर्ल्ड फेमिनिज्म। देखिए, फर्स्ट वेव फेमिनिज्म, सेकेंड वेव फेमिनिज्म, थर्ड वेव फेमिनिज्म,
फोर्थ वेव फेमिनिज्म, ये सब आप फेमिनिज्म पढ़ते वक्त देखेंगे। थर्ड वर्ल्ड अलग है, थर्ड वेव अलग है। गरीब देश थर्ड वर्ल्ड है और थर्ड वेव एक टाइम पीरियड है फेमिनिज्म का। और थर्ड वर्ल्ड गरीब देश के जो महिलाएं थी वो चाहते थे कि हमारे को भी आवाज दो और हमारे को भी शामिल करो फेमिनिज्म में, हमारी भी मांगे सुनी जानी चाहिए, ये सारी चीजें। तो थर्ड वर्ल्ड फेमिनिज्म, इट emerged in opposition to white second wave feminist analysis। फर्स्ट वेव फेमिनिज्म आया, फिर सेकेंड वेव 1963 में आया। बेटी फ्राइडैन नाम की एक राइटर थी, द फेमिनिन मिस्टीक नाम की उसने किताब लिखी। जब सेकेंड वेव फेमिनिज्म आया तो थर्ड वर्ल्ड फेमिनिज्म अलग है और थर्ड वेव फेमिनिज्म अलग है। थर्ड वेव टाइम पीरियड से रिलेटेड है और थर्ड वर्ल्ड ये जो गरीब देश वगैरह हैं, इनकी जो अलग अलग कंट्रीज में जो महिलाएं थी, उनकी जो मांगें थी, उनकी डिमांड्स थी, वो चाहते थे हमें भी इंक्लूड किया जाए, ये थर्ड वर्ल्ड फेमिनिज्म है। तो इट इमर्ज्ड इन ऑपोजिशन टू वाइट सेकेंड वेव फेमिनिस्ट एनालिसिस ऑफ जेंडर ऑपरेशन। जेंडर तो मेन मुद्दा है फेमिनिज्म का। थर्ड वर्ल्ड विमेन, गरीब देशों की जो महिलाएं थी, सफर्ड मल्टीपल एंड कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस। ये सिर्फ जेंडर वाले ऑपरेशंस या अत्याचार नहीं थे कि आप महिला हो इसलिए आप दबे हुए रहो। तरह तरह के और ऑपरेशंस थे इन देयर वेरियस सोशल लोकेशंस। अलग अलग कंट्रीज में रहने वाली महिलाएं अपने अपने स्थानों के हिसाब से तरह तरह के अत्याचारों को फेस कर रही थी। केवल आदमी औरत वाली बात नहीं थी। थर्ड वर्ल्ड गरीब देश हैं, इनकी प्रॉब्लम्स अलग तरीके की हैं और इनका आवाज उठाना वाजिब था और इनकी आवाज को इंक्लूड करना बहुत जरूरी था। तो थर्ड वर्ल्ड फेमिनिज्म कुछ खास देशों के महिलाओं की मांग है कि हमको भी सुनो। These women felt, इन औरतों ने महसूस किया कि हमारी आवाज को भी सुनो, that their voices too should be respected within feminism। फेमिनिज्म में हमारे को भी सुना जाए। तो ये आपका थर्ड वर्ल्ड फेमिनिज्म। क्वेश्चन 13, स्ट्रक्चरलिज्म ओरिजिनेटेड इन, आप एक चीज याद रखो, फर्डिनेंड डी सॉसियर बहुत बड़ा नाम है स्ट्रक्चरलिज्म से रिलेटेड, और उनकी जो किताब छपेगी वो तो अर्ली 1920s में, 1916 समवेयर देयर दिस मैन डाइड। तो एंड इनकी किताब भी छपी है। तो भले ही तब लिखी गई पर स्ट्रक्चरलिज्म एज अ थ्योरी 1960s में ही उभर कर आई है, इसलिए आंसर 1960s। What is the most important part of literature for a Marxist? मार्क्सिस्ट क्रिटिक होगा तो वो साहित्य के कौन से पहलू को सबसे ज्यादा देखेगा? वो उसके कॉन्टेक्स्ट या संदर्भ को देखेगा। उसे उस टेक्स्ट के संदर्भ से बहुत कुछ समझ में आता है मार्क्सिस्ट एनालिसिस करने के लिए। इसलिए मार्क्सिस्ट क्रिटिक्स के लिए टेक्स्ट का कॉन्टेक्स्ट बहुत विशेष महत्व रखेगा। मार्क्सिज्म में बहुत सारी बातें और आएंगी। What is actually going on behind every story? हर कहानी में, मार्क्सिस्ट क्रिटिक्स के लिए कहानी में क्या चलता रहता है?
हर कहानी में क्लास स्ट्रगल, अपर क्लास एंड लोअर क्लास, मालिक वर्ग और मजदूर वर्ग, इनके बीच की टकराहट और संघर्ष, ये हर टेक्स्ट में चलता रहता है मार्क्सिस्ट क्रिटिक्स के अनुसार। द गैंग ऑफ फोर रिगार्डिंग स्ट्रक्चरलिज्म डिड नॉट इंक्लूड, और आपको ये याद रखना है, देखिए लेवी स्ट्रॉस तो स्ट्रक्चरलिस्ट थे, लॉकॉन स्ट्रक्चरलिस्ट भी थे, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट भी थे, बार्थ पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थे, फूको पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट हैं, फिर भी गैंग ऑफ फोर रिगार्डिंग स्ट्रक्चरलिज्म में प्रॉप को इंक्लूड नहीं किया है, हालांकि वो शुद्ध रूप से स्ट्रक्चरलिस्ट थे। ये टेढ़ा क्वेश्चन है, आपको ये 4 नाम याद रखने पड़ेंगे। गैंग ऑफ फोर। हु फाउंडेड न्यू हिस्टोरिसिज्म, कई जो आप लिटरेरी थियोरीज देखेंगे उसमें न्यू हिस्टोरिसिज्म स्टीफन ग्रीनब्लैट ने शुरू किया है। ये थियोरीज हैं, इनको एक एक पैराग्राफ में समझाया नहीं जा सकता, इनको आपको या तो आप नेट पे पढ़ो कि हिस्टोरिसिज्म न्यू हिस्टोरिसिज्म क्या है, दोनों का डिफरेंस क्या है, या कभी किसी मंथ जब आपके पास वीडियोस आएंगी थियोरीज रिलेटेड तो उसमें कहीं कवर हो जाएगा। एडवर्ड साइड पॉइंट्स टू 2 फॉर्म्स ऑफ ओरिएंटलिज्म। उन्होंने ओरिएंटलिज्म नाम की जो किताब लिखी थी उसमें उन्होंने 2 पहलू या 2 तरह के ओरिएंटलिज्म की बात की है। कौन से हैं? आंसर लेटेंट एंड मैनिफेस्ट, ये उनकी किताब में चैप्टर का नाम है। 2 फॉर्म्स ऑफ ओरिएंटलिज्म मैटर है आपके पास। साइड इंट्रोड्यूसेस अ डिस्टिंक्शन, साइड ने फर्क बताया है बिटवीन 2 फॉर्म्स ऑफ ओरिएंटलिज्म, एक तो लेटेंट और दूसरा मैनिफेस्ट। लेटेंट जो दबा हुआ है, छुपा हुआ है, अनकही बातें। मैनिफेस्ट जो कही गई बातें हैं, वो मैनिफेस्ट है। लेटेंट एंड मैनिफेस्ट ये 2 फॉर्म्स हैं। लेटेंट एंड मैनिफेस्ट ओरिएंटलिज्म इज द नेम ऑफ अ चैप्टर इन साइड्स वर्क ओरिएंटलिज्म। उनके टेक्स्ट का पार्ट है, ये चैप्टर का नाम है। लेटेंट ओरिएंटलिज्म इज एन अनकॉन्शियस पॉजिटिविटी। हम मुंह से किसी की कितनी बुराइयां करें, हमारे मन में उस व्यक्ति के बारे में कुछ पॉजिटिव बातें रहती हैं जो हम जानबूझ के बोलते नहीं हैं। हमें पता है इनमें ये पॉजिटिव चीजें, पर हम बोलते नहीं हैं। वो है लेटेंट ओरिएंटलिज्म, अनकही बातें। और जो हम जोर से बोल रहे हैं जिसमें नेगेटिव भी है, वो सारा आपका मैनिफेस्ट ओरिएंटलिज्म है। लेटेंट ओरिएंटलिज्म इज एन अनकॉन्शियस पॉजिटिविटी and manifest orientalism consists of stated views, कुछ कही गई बातें about oriental phenomena। तो ये आपकी 2 फॉर्म्स हैं। फिर 19 द न्यू क्रिटिक्स, न्यू क्रिटिसिज्म, फिर आएगा प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, फॉर्मलिज्म, रशियन फॉर्मलिज्म। तो ये न्यू क्रिटिसिज्म जो है ये फॉर्मलिज्म पर बेस्ड था। देखिए लिटरेचर में एक तो होता है फॉर्म और एक होता है कंटेंट। मैं आपको मोटा मोटा समझाती हूँ, ये थ्योरी है, बाद में ढंग से पढ़ना पड़ेगा। पर फॉर्म एंड कंटेंट में डिफरेंस ये है, कोई हमको बर्थडे गिफ्ट देता है या कोई भी गिफ्ट देता है, उसकी बढ़िया पैकेजिंग हुई है, आपका ध्यान तो पूरा पैकेजिंग में है, क्या तो रैप किया और क्या रिबन लगाया और क्या डेकोरेशन किया है, ये फॉर्म है। दूसरा, उस डब्बे के अंदर गिफ्ट क्या है, वो है कंटेंट।
पहले लिटरेचर कंटेंट पर जोर देता था, इसमें मैटर क्या है उस पर जोर देता था, स्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं देता था, क्या इसमें मैटर है, कहानी है, थीम है, इसी में उलझा रहता था, ये है कंटेंट। और फॉर्म का मतलब है कि आप उसके पैकेजिंग और स्ट्रक्चरिंग, उसको प्रेजेंट कैसे किया है, कौन किस तरीके का डायलॉग प्रेजेंटेशन, क्या फिजिकल मूवमेंट, ये सारा फॉर्म है। तो फॉर्मलिज्म, द न्यू क्रिटिक्स व फॉर्मलिस्ट क्रिटिक्स। न्यू क्रिटिसिज्म, इसको ढंग से आगे पढ़ना पड़ेगा, जब किसी मंथ में आप कंटिन्यू करते हैं तो थ्योरीज आएंगी। इट वॉज अ फॉर्मलिस्ट मूवमेंट इन लिटररी theory that dominated American literary criticism। अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिसिज्म का ये भाग था इन द मिडल डेकेड्स ऑफ द 20th century, 20वीं सेंचुरी का है ये। इट एम्फसाइज्ड क्लोज रीडिंग, किसी टेक्स्ट को बारीकी से पढ़कर खुद उसका अर्थ निकालो, ये मत ढूंढो राइटर क्या कहना चाह रहा है, राइटर क्या कहना चाह रहा है, आप क्या समझ पा रहे हो, वो टेक्स्ट आपसे बात कर रहा है, आपको कोई मीनिंग दे रहा है, आप क्या अर्थ निकाल पा रहे हो। इट एम्फसाइज्ड क्लोज रीडिंग पर्टिकुलरली ऑफ पोइट्री, विशेष रूप से पोइट्री। ये 1924 में प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के नाम से आई.ए. रिचर्ड्स ने स्टार्ट किया था। D.H. Lawrence popularized the concept of primitivism, पुरानी रीति रिवाज, पुरानी चीजें, ट्रेडिशंस, इन चीजों में इंटरेस्ट रखना। तो प्रिमिटिविज्म बेसिकली बिलीफ इन अर्लियर एंड सिंपलर ईराज, युग ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन है।